नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, गलवान के वीरों को सम्मान, शहीद संतोष बाबू को मरणोपरांत मिला महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, चाइना को करारा जवाब है। ये दूसरी बड़ी अपडेट, वजन कम दोगुनी रेंज ज़्यादा घातक, सेना के लिए अब देश में ही बनेगी AK-203 असॉल्ट राइफल्स। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे सीमा पे चाइना पाकिस्तान होंगे ढेर। तीसरी बड़ी अपडेट, खतरा जैश के 4 आतंकी एयरफोर्स और सीआरपीएफ पर हमले की फिराक में, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पे सेना। चौथी बड़ी अपडेट, दक्षिणी चीन सागर में घिरा चीन, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जंगी जहाजों ने चीन को घेरा, फिलीपींस जैसे देशों ने बढ़ाए जंगी जहाज। एक रेत को लेकर बढ़ा, एक रेत के टीलों को लेकर बढ़ा है तनाव। तो एक एक करके बताएंगे। अब्दुल रयूश सैयफ देगा अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती। जी हाँ, एक नया व्यक्ति आ चुका है। आखिर कौन है ये अब्दुल रसूल, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच यूएस इंटेलिजेंस ने कहा जल्द ही यूक्रेन पर हमला करेगा रशिया। तो एक एक करके दोस्तों विस्तार से आपको बताएंगे। जहां पे पाकिस्तान ने घुटने टेके, भारत का रास्ता साफ किया जाएगा गेहूं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करो। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है पूर्व की बढ़ती सरकार मनमोहन सरकार को लेकर। एक एक करके बताएंगे दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट, गलवान के वीरों को सम्मान, शहीद संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया महावीर चक्र। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई, जहां पे पिछले साल लद्दाख में गलवान में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू 16 विहार रेजिमेंट के एक कमांडिंग अफसर थे। इस बीच आपको बता दें उन्हें ये सम्मान दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, अगर बात करें हम, तो अपने शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को निभाया और एक प्रतिगामी रेजिमेंटल योद्धा के रूप में उन्होंने अपनी इकाई में एंटी टैंक प्लाटून कमांडर, घातक प्लाटून कमांडर और राइफल कंपनी कमांडर के पदभार को संभाला है। वो प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस अकादमी में डिवीजन अधिकारी और प्रशिक्षित वर्ग बी में तैनात रहे। मुख्यालय 35 इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 का पदभार निभाया है। उन्हें सभी सेना पाठ्यक्रमों में बेहतरीन ग्रेडिंग हासिल की है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सेना में ये सम्मान मिलने के बाद शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिजन जो है इस महावीर चक्र को सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप में ये चाइना के लिए करारा झटका है और देश के उन वीर जवानों को सम्मान के साथ साथ उन पर एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके सम्मान को बढ़ाकर सेना के जो हौसले उन्हें बढ़ाया गया है। हम चलते हैं, लेकिन एक लाइक तो बनता ही है संतोष बाबू के लिए। हम चलते हैं अगले अपडेट, वजन कम दोगुनी रेंज ज़्यादा घातक, सेना के लिए अब और देश में बनेगी AK-40 AK-203 असॉल्ट राइफलें। भारतीय सेना को जल्द से जल्द देश में बनी 203 असॉल्ट राइफल मिलेगी। इसे लेकर भारत और रूस के बीच डील फाइनल होने वाली है। बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ की डील के तहत यूपी के अमेठी में अगले सालों पर लगभग 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण होगा। इससे पहले रूस में करीब 70,000 से 1 लाख असॉल्ट राइफलें, पार्ट्स और टेक्नोलॉजी भारत आएंगी। फैक्ट्री लगाने के 32 महीने बाद सेना को राइफल मिलनी शुरू हो गई है। ये बड़ी अपडेट, AK-40 से AK-203 असॉल्ट राइफलों को भारत और रूस मिलकर बनाएंगे। ये एक AK सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है जो कंपनी इसे अमेठी में बना रही है। तो इससे सीमावर्ती इलाके ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी निपटने में, खास करके जम्मू कश्मीर में आतंकियों से भी निपटने में बेहद ही कारगर होगा। एक और अपडेट लेते हैं, खतरा जैश के 4 आतंकी एयरफोर्स और सीआरपीएफ के हमले की फिराक में, सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट। जैसे मोहम्मद के आतंकी सीआरपीएफ कैंप, एयरफोर्स और एसओजी पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकियों की पहचान की है जो इस तरीके से साजिश रच रहे हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों ने 2 तरीके से हमला करने के निर्देश दिए। जनवरी के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट किया। बताया गया कि इन आतंकियों के पास बड़े स्तर पर हथियार हैं और ये सीआरपीएफ और एयरफोर्स को निशाना बनाना चाहते हैं। इससे पहले इसी तरीके की जानकारी 11 जून 2011 को एक को मिली थी।
इसके बाद सीआरपीएफ पर श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ था। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के हमला करने के 2 तरीके पहचाने थे। पहला तब जब सुरक्षा बल ये प्रयास करते थे कि इनकी गोलियों से बचा जाए, और अब आतंकी पुलिस और सीआरपीएफ के हथियार ले जा रहे थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा। हम चलते हैं एक और अपडेट। दक्षिणी चीन सागर में चाइना पूरी तरीके से घिर चुका है। कई जंगी जहाज़ों ने घेर लिया है चाइना को। इस बीच फिलीपीन ने दी चेतावनी, 2 रसद नौकाएं भेजी। रेत के एक ढेर के लिए तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, चीनी नाकेबंदी के बीच फिलीपीन ने सोमवार को हिम्मत दिखाते हुए दक्षिणी चीन सागर में एक रेत के ढेर में 2 रसद नौकाएं भेजी हैं, और ये सेकेंड थॉमस नामक एक सवाल में से पहले से ही तैनात फिलीपींस की मरीन गार्ड को रसद पहुंचा रही हैं। इससे पहले मंगलवार को चीनी तटरक्षकों ने वाटर कैनन चलाकर फिलीपींस से भेजी गई 3 नौकाएं रोकी थी। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लारिजाना ने बताया है कि 2 यात्री नौकाएं लकड़ी की हैं और बिना नौ सैनिकों का कोस्ट गार्ड की मदद की भेजी गई हैं, और ये शर्त मनीला में चीनी राजदूत ने शर्त रखी थी, जिसे मान लिया गया। चीन ने 1 साल से इस साउल को घेर रखा, और यहाँ फिलीपींस के एक जहाज़ पहले पहुंच चुका था, जो चीनी निगरानी जहाज़ों को नाकेबंदी के बीच जमा हुआ था। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब्दुल रसूल सैयफ देगा अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती, भारत से भी है कनेक्शन। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि वहां की सत्ता को अब कौन चुनौती दे सकता है। इस बीच मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर और सांसद अब्दुल रसूल सैयफ के नाम पर चर्चा में आए हैं। अब्दुल रसूल सैयफ को एक संभावित नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो तालिबान विरोधी ताकतों का नेतृत्व कर सकता है। सैयफ का भारत के साथ कनेक्शन रहा है, खास करके राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच में। 70 के दशक के जाने माने नेता अब्दुल रसूल सैयफ की गिनती इस्लामी विद्वान के साथ साथ एक पश्तून नेता के तौर पर भी होती रही है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि सैयफ अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी ताकतों को एक साथ ला सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन और अगस्त के मध्य में तालिबानियों की ओर से काबुल पर कब्जा जमाने के बाद से वो भारत में रह रहे हैं। लोगों ने कहा है कि तालिबान विरोधी ताकतों के नेतृत्व के लिए सैयफ का नाम आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के संस्थापक अहमद मसूद को तालिबान विरोधी ताकतों को एकजुट करने में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब मनीष तिवारी का बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह को लेकर। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करने के लिए मनमोहन सरकार पर हमला बोला। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करके आपने अपनी कमजोरी को दर्शाया। उन्होंने दिखा दिया कि मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा है कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज़्यादा बोलती है। 26/11 वो समय था जब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, अपनी किताब में मनीष तिवारी ने मुंबई हमलों की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा था कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि किताब का नाम 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर लिखा गया है। किताब में 20 वर्षों में भारत में घटी घटनाओं का जिक्र किया गया है। तिवारी पहले भी कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल उठाते रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने अब इस मुद्दे को उठा लिया है और कांग्रेस पार्टी को ही घेर लिया है। रूस और यूक्रेन की तनातनी में जल्द ही हिंसक मोड़ आने की आशंका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है और इसके लिए एक बड़े स्तर पर तैयारी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अलग अलग लोकेशन से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका से रिपोर्ट हाल ही के महीनों में दूसरी बार आई हुई है। इससे पहले आई रिपोर्ट्स के रूस ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि अमेरिका उसके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके मुताबिक अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों को खुफिया सूचना के साथ कुछ नक्शे भी मुहैया कराए हैं। इनसे पता लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादे यूक्रेन पर हमला करने के हैं। माना जा रहा है कि पुतिन अगले साल सैन्य कार्रवाई के आदेश दे सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। ईरान के परमाणु साइट्स पर एयरक्राफ्ट कर सकता है इजराइल एयर स्ट्राइक कर सकता है इजराइल। आसमान में गरज रहे लड़ाकू विमान। दोस्तों, लाल सागर में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात की और बहरीन की नौसेनाओं ने कुछ दिनों पहले
अमेरिकी युद्धपोत के साथ संयुक्त सुरक्षा अभियानों का पूर्वाभ्यास किया। इससे ठीक 1 महीने पहले इजराइल के बंदरगाह शहर एलियाट के उत्तरी में एक रेगिस्तान हवाई अड्डे पर वार गेम का आयोजन किया गया। इनमें इजराइल और 7 अन्य देशों के लड़ाकू विमानों को आसमान में गरजते हुए देखा गया। इस सैन्य अभ्यासों का मकसद ईरान को सख्त चेतावनी देना है। ईरान ने हाल ही के दिनों में अपने खुद के सैन्य अभ्यास किया है और ये सभी घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आ रहे हैं जब इजराइल में कई लोगों को इस बात का डर सता रहा है कहीं देश को खुद ही सैन्य तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला न करना पड़ जाए। इजरायली सरकार ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ संभावित हमले के लिए इजरायली सशस्त्र बलों को तैयार करने के लिए $1.5 मिलियन का आवंटन भी कर दिया है। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो कहीं न कहीं एक तरीके से बढ़ती दिखाई दे रही है। एक और अपडेट, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचेगा भारतीय गेहूं, रास्ता खोलने पर राजी हुआ इमरान सरकार। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने भारत को गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए अपने रास्तों के उपयोग के लिए हरी झंडी दे दी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं कि इस बात की जानकारी दी गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रालयों को सहायता करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि भारत ने पिछले महीने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 5000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के रास्तों के जरिए गेहूं भेजने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसके बाद इमरान खान की सरकार के भारत के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अफगानिस्तान के पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, CPEC के बहाने चीन की दखलंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानियों का फूटा गुस्सा। ग्वादर में जबरदस्त विरोध फिर से हुआ है दूसरे दिन भी। पाकिस्तान के शहर ग्वादर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस परियोजना के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा भर गया है कि अब धरना प्रदर्शन तक शुरू हो गया है। इस शहर के लोग थोड़ी दूरी पर बनी सुरक्षा चौकियों से परेशान हैं और इसके साथ ही इलाकों में पानी और बिजली की भारी किल्लत, अवैध मत्स्यिकी से आजीविका पर खतरे को लेकर भी व्यापक प्रदर्शन हो रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने एक तरीके से एकजुटता भी दिखाई है और इस बीच आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को एकजुटता के बीच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अभिनंदन वीर चक्र से हुए सम्मानित तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के वीर चक्र से सम्मानित होने की खबर पाकिस्तानी मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही हैं। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन ने एक ऐसी पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को अपनी MiG-21 वाइसन फाइटर प्लेन से मार गिराया था। हालांकि इस दौरान उनका लड़ाकू विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया था। अब अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी सरकार की छूट को दोहरा रही है और पाकिस्तान अखबार डॉन ने लिखा कि अभिनंदन को हाल ही में विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्हें फरवरी 19 में पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराने के साहसी कार्य के लिए इस पदक से सम्मानित किया गया है। इस F-16 विमान गिराने के दावे को पाकिस्तान ने खारिज किया है तो इस चीज़ की बात फिर से पाकिस्तान ने दोहराया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब बदलेगा यमुना एक्सप्रेस वे का नाम, जोड़ी जाएगी पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान। दोस्तों, योगी सरकार अब यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे का नाम बदलने की तैयारी है। राज्य सरकार इस एक्सप्रेस वे पे पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जोड़ने जा रही है। यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की संभावना है। इंडिया टुडे के अनुसार 25 नवंबर को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास के समारोह के दौरान नाम बदलने की घोषणा की जा सकती है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार यहीं से एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की औपचारिक घोषणाएं भी की जा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, फिर से संकट में अफगानिस्तान, भुखमरी से हालात के बीच बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त होने पर कगार पे, UN की रिपोर्ट में खुलासा। भुखमरी जैसे हालात झेल रहे अफगानिस्तानियों के लिए समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम ध्वस्त होने की कगार पर पहुँच गए हैं। UN डेवलपमेंट की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान की वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली चरमरा गई है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अगर अफगानिस्तान की असीमित उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है तो बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त करने से बचाना होगा। तो बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो